हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री अकेडमी। आज की क्लास में हम लोग मुगल वंश में अकबर के इतिहास को कवर करेंगे। उनके इतिहास में सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय देखेंगे, पानीपत का दूसरा युद्ध, बैरम खान का पतन, पेटीकोट गवर्नमेंट, अकबर का साम्राज्य विस्तार और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों को हम लोग विस्तार से देखेंगे। उसके बाद हम लोग अकबर का दक्षिण भारत का अभियान, अकबर के नवरत्न, अकबर के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष को देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो अकबर के जीवन परिचय को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो अकबर जो था वो भारतीय इतिहास के महान बादशाहों में से एक थे। इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। भारत में जो भी आक्रमणकारी आए हैं, अफगानी हो चाहे तुर्की हो, वो भारत में आते थे, भारत को लूटते थे, क्योंकि उस समय जो भारत थी वो सोने की चिड़िया हुआ करती थी। और ये लोग लूट के और आते थे। फिर उसके बाद औरतों के साथ ये लोग रेप करते थे, बच्चों को मार देते थे और बहुत सारी जनता को ये लोग स्लेव बना के लेके अपने साथ जाते थे। जैसा कि हम लोग भारत के इतिहास में मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी का नाम हमने सुना हुआ है। तो लेकिन जबकि जो अकबर था वो जस्ट अपोजिट साबित हुआ भारत के इतिहास में। उसने जब गद्दी पे बैठा तो उसने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा। उसने भारत की जो सरजमी थी, हिंदुस्तान की सरजमी को अब दिल से अपनाया और धीरे धीरे सारे राज्यों को उसने अपने साम्राज्य में मिलाया, एकीकृत किया और उनकी उन्नति के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए बहुत सारा काम किया। लेकिन हम लोग अकबर के जीवन परिचय देख रहे हैं, तो इसमें उनका जीवन परिचय समझने से पहले थोड़ा सा हुमायूं के बारे में भी हम लोग इनकी हिस्ट्री समझेंगे। तो जो हुमायूं था वो 1530 से 1540 तक दिल्ली सल्तनत पे बैठा। लेकिन चौसा का युद्ध और बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं को फाइनली बिना राज्य का राजा बन जाता है। ऐसे में वो अपने 7 घुड़सवार और बैरम खान अपने सेनापति के साथ वीरसाल के महल उमरकोट में पहुंचता है। लेकिन उनके साथ में उनकी पत्नी रानी हमीदा बानो भी पहुंचती हैं, जो उस टाइम में प्रेग्नेंट होती हैं। तो वहीं पे 15 अक्टूबर 1542 को वीरसाल के महल में, जो कि उमरकोट में होता है, यहाँ पे अकबर का जन्म होता है। तो अकबर वहां पे कुछ दिन के लिए शरण लेता है। फिर बाद में वीरसाल से भी कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। तो ऐसे में अकबर को वहां पे हुमायूं को वीरसाल का महल भी छोड़ना पड़ता है। फिर बाद में ये लोग दूसरे जगह शरण लेते हैं, भारत में ही लेते हैं। लेकिन बाद में अकबर का संरक्षण बैरम खान को देके हुमायूं काबुल चला जाता है। तो ऐसे में जो बचपन में ही अकबर को अपने माता पिता से अलग होना पड़ता है। तो बैरम खान के संरक्षण में ही अकबर का जो युद्ध नीति सीखता है, जो शिक्षा दीक्षा जो होता है, वो बैरम खान के ही संरक्षण में होता है, क्योंकि हुमायूं अकबर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो बैरम खान को छोड़ गया था वहां पे। तो इसलिए बैरम खान का जो रोल है एज ए संरक्षण अकबर की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाद में 1555 में हुमायूं दोबारा से भारत में आता है और सरहिंद के युद्ध के बाद वो दिल्ली सल्तनत पे फिर से कब्जा कर लेता है। लेकिन 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में फिर 14 फरवरी 1556 को अकबर को राज्याभिषेक किया जाता है, जो कि पंजाब में कलनौर एक जगह था, वहीं उनका राज्याभिषेक किया जाता है। तो 1556 से लेकर 1560 का जो टाइम है, वो अकबर का जो संरक्षक बनता है वो बैरम खान बनते हैं। अब पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है उसी साल होता है जिस साल अकबर दिल्ली सल्तनत पे बैठता है। लेकिन इस युद्ध में अकबर नहीं रहता है, क्योंकि अकबर उस टाइम जब दिल्ली सल्तनत पे बैठा तो महज वो 14 साल का था। तो वयस्क होने तक सेनापति बैरम खान ही उसके संरक्षक थे। और इसीलिए पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ है वो पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। और ये बैरम खान और उत्तर भारत के प्रसिद्ध शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनका प्रसिद्ध नाम हेमू था, वो उनके बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में हेमू ने अपने सेना का नेतृत्व किया और बैरम खान की सेना को लगातार पीछे ढकेलते रहे। लेकिन युद्ध के अंतिम चरण में एक मुगल तीरंदाज ने हेमू की आंख में एक तीर मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। इस युद्ध में मुगलों की विजय हुई और दिल्ली पे उनका अधिकार स्थापित हुआ। इस युद्ध के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य की जो नींव थी वो बहुत मजबूत हो गई और अगले 300 वर्षों से ज्यादा वे भारत पे अपना शासन करते रहे।
तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि एज ए संरक्षण बैरम खान कितना रोल इम्पोर्टेंट प्ले कर रहे हैं। फिर पानीपत का युद्ध लड़ रहे हैं जो मुगलिय सल्तनत की नींव को मजबूत करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन बाद में बैरम खान का 1561 में बैरम खान का अपने पद से अपदस्थ हो जाते हैं और उसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अकबर की धाई माँ महाम अंगा प्ले करती हैं। महाम अंगा जो थी वो अकबर की धाई माँ थी और इन्होंने अकबर के पालन पोषण में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इवन अकबर अपनी माता हमीदा बानो से ज्यादा अपनी धाई माँ महाम अंगा की बात को वो तवज्जो देता था। लेकिन बैरम खान के खिलाफ अकबर को लगातार भड़काकर उससे रिश्ते खराब करने पे महाम अंगा ने मजबूर कर दिया और आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि अकबर और बैरम खान के बीच तिलवाड़ा नामक स्थान पे युद्ध भी हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई और बैरम खान ने समर्पण कर दिया। और अंत में अकबर ने बोला कि बैरम खान को कि आप हज की यात्रा पे निकल जाएं। और जब हज की यात्रा पे बैरम खान निकले तो उसी रास्ते में ही 31 जनवरी 1561 को किसी विद्रोही के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन ये जब हत्या हुई तो ऐसे में जो बैरम खान के जो समर्थक थे वो फिर राज्य में अशांति क्रिएट करते हैं। तो ऐसे में राज्य में शांति बनी रहे और इसके ध्यान को रखते हुए बैरम खान उनकी विधवा पत्नी सलीमा बेगम से विवाह कर लेते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे आगे अकबर की जो भी विवाह हुए, विवाह में उनकी 3 सबसे प्रमुख मलिकाएं थी, जिसमें रुकैया बेगम थी और उसके बाद सलीमा बेगम थी और तीसरा जो मलिका थी इनकी हरका बाई, जिसको बाद में जोधा बाई का नाम अकबर के द्वारा दिया गया है। तो सारे जो इनके विवाह हुए थे उनके पीछे राजनीतिक रीजन थे। तो पहला विवाह जो हुआ था उनका रुकैया बेगम उससे हुआ था। रुकैया बेगम अकबर के जो चाचा थे हिंदाल्स, उनसे अच्छे संबंध बनाने के लिए, कायम करने के लिए हुआ था। फिर उसके बाद सलीमा बेगम का जो शादी हुआ था वो बैरम खान के समर्थक उपद्रव न मचाए उसको शांत करने के लिए किया गया। और हरका बाई का जो विवाह हुआ था वो राजपूतों को अपने राजपूती राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिलाने की वजह से हुआ था, जिसके डिटेल को हम लोग आगे देखेंगे। तो इस तरह हमने देखा कि बैरम खान का किस तरह पतन हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि हरम गवर्नमेंट या पेटिकोट गवर्नमेंट। तो जो अकबर का साम्राज्य था उसमें हरम हुआ करते थे। इस हरम में बहुत सारी औरतें रखी जाती थी। जब और अकबर जो भी राज्य को जीतता था उस साम्राज्य से बहुत सारी औरतें आती थी। उसके जो साम्राज्य जो राजा थे उनकी फैमिली से भी लोग आते थे और उस साम्राज्य से भी जो खूबसूरत औरतें थी वो हरम में लाई जाती थी, जबरदस्ती रखी जाती थी। तो अकबर की जो हरम था उसमें बहुत सारी औरतें रहा करती थी जिसको हरम बोलते थे। और इस हरम जो था उसको मैनेज करने का काम जो महाम अंगा थी ये इसको मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया हुआ है। इसको पेटिकोट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और पेटिकोट जब अकबर जो था वो अभी वयस्क नहीं हुआ था, तो ऐसे में जो 1560 से 62 के बीच में वो युद्ध नीति और राजनीति को सीखने में व्यस्त था। तो ऐसे में महाम अंगा जो थी वो मुगल सल्तनत को संभालने में उन्हीं का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन जब अकबर दिल्ली सल्तनत पे बैठता है तो उसकी महज आयु 14 वर्ष की होती है। तो ऐसे में महाम अंगा भी चाहती हैं कि उनका बेटा आदम खां जो कि 25 वर्ष का था दिल्ली सल्तनत पे बैठे, बट ये पॉसिबल तो था नहीं क्योंकि मुगल सल्तनत का वारिस ही मुगल सल्तनत के आगे उत्तराधिकारी बन सकता था। लेकिन इस वजह से धीरे धीरे महाम अंगा जो थी वो थोड़ा इनसिक्योर होने लगी। लेकिन बाद में मालवा का युद्ध होता है 1561 में। वो आदम खान उसमें बहुत सारा धन अपने पास ही रख लेता है, जो कि खबर मिलने के बाद जब अकबर को पता चलता है तो उसको मृत्यु दंड दे देता है। और महाम अंगा इस सदमे को सह नहीं पाती हैं और 1564 में मर जाती हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह पर्दा शासन का अंत हो गया। जो ये पेटिकोट गवर्नमेंट या हरम गवर्नमेंट हो उसका अंत हो जाता है। तो ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि पेटिकोट गवर्नमेंट या हरम गवर्नमेंट का कार्यकाल क्या था। तो 1560 से लेके 1562 का टाइम था, ये हरम गवर्नमेंट का था। और हरम क्या हुआ करता था ये भी आप लोग समझ लिए, क्योंकि हरम में बहुत सारी औरतें लाई जाती थी। जो भी साम्राज्य अकबर जीतता था उस राजाओं के राज्य से भी आते थे और उसके साम्राज्य से बहुत खूबसूरत जो औरतें थी वो हरम में जबरदस्ती रखी जाती थी।
तो अकबर का साम्राज्य जो विस्तार है उसके क्रम को हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो युद्ध लड़ा गया था पानीपत के दूसरे युद्ध में, हेमू को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा हुआ था, वो पानीपत के दूसरे युद्ध में हुआ था और 1556 में। फिर 1559 से 60 के बीच में ग्वालियर, जौनपुर और चुनार के जो किले जीते गए। फिर उसके बाद 1561 में मालवा का शासक बाज बहादुर को पराजित करके मालवा को अपने अधिकार में कर लिया गया। फिर 1564 में गोंडवाना की रानी दुर्गावती को हराकर गोंडवाना को अकबर ने वश में कर लिया। फिर 66 से 73 के बीच में अकबर ने अनेक राजपूत राज्यों से मित्रता उपाय निकालते हैं, अपनी बेटी हरका बाई से अकबर का विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे अकबर स्वीकार कर लेता है। लेकिन इस जो समाधान है आमेर के राजा के द्वारा, वो किसी अन्य राजपूत राजाओं को ये मान्य नहीं था और इसके लिए उन्होंने बिल्कुल मतलब उनसे सारे संबंध तोड़ लिए थे। तो हरका बाई या बाद में जो जोधा बाई कहलाएं, उनसे जो अकबर का विवाह भी एक राजनीतिक कारण ही था, जो कि आमेर के शासक जो राजा थे आमेर, जो हरका बाई थे, उनकी पिता के द्वारा लिए गए थे। तो इस और दूसरा निर्देश ये था कि जो लोग अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे तो वो फिर उनसे युद्ध लड़के अकबर उनको अपने राज्य में मिला लेगा। तो इस तरह क्या था कि जो अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार करते थे तो वो फाइनली अपने राज्य में राज्य कर सकते थे, अकबर उनको डिस्टर्ब नहीं करता था, लेकिन उनको टैक्स अकबर मुगल सल्तनत को देना पड़ता था। तो फाइनली आमेर के राजा पहले ऐसा करते हैं अपनी जनता के लिए, अपने प्रजा की हिफाजत के लिए, जिसके फलस्वरूप जोधा बाई और अकबर का विवाह होता है। बाद में आमेर के बाद बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़, उदयपुरी, बूंदी, राठौड़, बांसवाड़ा आदि ये सारे जो राज्य हैं राजपूत राज्य फाइनली अकबर के साम्राज्य में मिला लिए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो हरका बाई हैं, जोधा बाई, उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो हरका बाई थी एक राजवंशी राजकुमारी थी, जो कि मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से शादी के बाद मलिका हिंदुस्तान बनी थी। वे जयपुर राज्य के आमेर रियासत के राजपूत राजा भारमल की पुत्री थी। इनके गर्भ से मुगल सल्तनत के वलीअहद और अगले बादशाह नूरुद्दीन जहांगीर का जन्म हुआ था। इन्हें हीरा कुंवारी, हरका बाई, हरखू बाई और बाद में ये अकबर ने इनको जोधा बाई की उपाधि दी थी। इन नामों से भी ये जानी जाती हैं। अकबर की ये तीसरी पत्नी थी और उनके 3 प्रमुख मलिकाओं में से एक थी। शहजादे के पैदा होने के बाद जोधा बेगम को मरियम उज जमानी बेगम साहिबा का खिताब दिया गया था, जो कि मुगल सल्तनत का ये रिवाज था। अब हम लोग देख लेते हैं कि अकबर के जो अधीन मुगल साम्राज्य था वो 15 सूबों में बटा हुआ था, जो कि हम लोग इस पिक्चर में समझ सकते हैं। काबुल, लाहौर, मुल्तान, अजमेर, दिल्ली, आगरा, मालवा, बरार, अवध, इलाहाबाद, बिहार, बंगाल। तो ये सारे जो 15 सूबे थे ये मुगल सल्तनत के थे, जो कि मुगल साम्राज्य के अंदर 1556 से 1605 के बीच में मिलाए गए थे। अब हम लोग अकबर के द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं उनकी सूची को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो युद्ध लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध, जो कि 1556 में लड़ा गया था और अकबर और या उनके जो सेनापति थे बैरम खान ने हिंदू शासक हेमू को पराजित किया था और दिल्ली पर अपना अधिकार जमाया था। फिर थानेसर का युद्ध हुआ 1567 में, जो अकबर ने राजपूतों के साथ एक धार्मिक युद्ध लड़ा था और उन्हें अपने अधीन करने के लिए मजबूर किया था। फिर चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी हुई थी, जो वो 1567 से लेकर 1568 के बीच में हुई थी और अकबर ने मेवाड़ के राजा उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप के विरोध में चित्तौड़गढ़ किले को घेर लिया था और अंततः उसे जीत लिया था। फिर उसके बाद जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 में लड़ा गया था, जो कि हल्दी घाटी का युद्ध बहुत फेमस युद्ध रहा है अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें अकबर की सेना ने एक पहाड़ी दर्रे में महाराणा प्रताप को हराया था, लेकिन महाराणा प्रताप इस लड़ाई से भाग गए और अपना प्रतिरोध उन्होंने पूरी जीवन भर जारी रखा। फिर बाद में 1575 में तुर्कोई का युद्ध होता है, जो को अकबर ने बंगाल के सल्तनत के शासक दाऊद खान को हराया और बंगाल को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो
तो हम लोग इस तरह देख रहे हैं कि जो साम्राज्य अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेता था वो तो फाइनली वो अपने राज्य में शासन करते थे, लेकिन जो अधीनता को स्वीकार करने को रेडी नहीं थे तो उनसे युद्ध लड़ता था अकबर और उनको अपने राज्य में शामिल कर लेता था। जैसा कि पीछे हमने बंगाल को देखा है कि बंगाल साम्राज्य के साथ क्या होता है। फिर फाइनली उत्तर भारत को जीतने के बाद अब अकबर का जो रुख होता है दक्षिण भारत का अभियान होता है और अकबर ने दक्षिण भारत के राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए 1551 ईस्वी में एक दूत मंडल को दक्षिण की ओर भेजा, जिसमें मुगल सीमा के सबसे सर्वाधिक नजदीक होने के कारण खान देश जो होता है वो मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लेता है। फिर 1597 में अकबर ने अहमदनगर को मुगल सल्तनत में मिला लिया और असीरगढ़ की जो विजय होती है वो सबसे अंत में होती है, जो अकबर के जीवन का अंतिम विजय होता है। फाइनली जब दक्षिण भारत का अभियान कंप्लीट कर लेता है असीरगढ़ का जो विजय है, इसके बाद जो अकबर होता है दक्षिण भारत के अभियान के बाद अपने आप को सम्राट की उपाधि देता है। अब अकबर के जीवन से संबंधित प्रमुख वर्ष है उनको देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1542 में अकबर का जन्म हुआ, फिर 1556 में वो अपने दिल्ली सल्तनत पे बैठता है तो शासनकाल की शुरुआत होती है। फिर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ता है। फिर 1562 में अकबर ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में नवीनीकरण का कार्य करता है। फिर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के साथ लड़ता है। फिर 82 में अमरसर के राजा मान सिंह के खिलाफ युद्ध लड़ा गया। फिर 92 में आहदा युद्ध किया गया। फिर 1605 में अकबर का निधन हो जाता है। तो उसके निधन के बाद उसका पुत्र जो जहांगीर होता है उसके स्थान पर सम्राट बनता है। अकबर का जो पूरा नाम था वो बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर था। बद का मतलब होता है पूरा चंद्रमा। तो अकबर का जो जन्म हुआ था पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए उसका नाम बदरुद्दीन। और मोहम्मद अकबर जो ये नाम है ये उसके नाना जी के नाम हमीदा बानो के जो पिता थे उनके नाम से लिया गया था। अकबर का जो जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था और राज्याभिषेक जो हुआ था 14 फरवरी 1556 पंजाब के कलानौर में हुआ था। 1560 में अकबर की जो संरक्षक थे बैरम खान को अपदस्थ कर दिया गया और जो 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ। 1563 में तीर्थ यात्रा जो कर लगे जाते थे तीर्थ यात्रियों पे वो अकबर ने खत्म कर दिया और 64 में जजिया कर जो कि बहुत फेमस कर लगाए जाते थे हिंदुओं पे लगाए जाते थे। जो भी भारत में दिल्ली सल्तनत रही जो कि हमने पीछे पढ़ा है गुलाम वंश हुआ, लोधी वंश हुआ, सैयद वंश, तुगलक, इन सब ने भारत में हिंदुओं पे जजिया कर लगाए थे। तो ऐसे में जजिया कर जो था हिंदुओं पे लगाए जाते थे। अगर उनको जीना है तो उसके लिए उनको कर देने पड़ते थे। तो ये जजिया कर का जो अंत हुआ वो अकबर द्वारा कर दिया गया 1564 में। फिर फतेहपुर सिकरी में की जो स्थापना 1571 में हुई और राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी उसने स्थानांतरित किया हुआ था। फिर 1575 में इबादत खाना का निर्माण जो हुआ था वो अकबर द्वारा किया गया। तो जो इबादत खाना था वो 1575 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी में विभिन्न धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक नेताओं को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था ताकि संबंधित धार्मिक शिक्षाओं पर चर्चा की जा सके। विभिन्न धर्मों के बारे में जानने की उसकी अपनी उत्सुकता की वजह से अकबर ने 1575 में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना के रूप में जाना जाने वाला प्रार्थना का आह्वान किया। इस स्थान पर उन्होंने चुनिंदा मनीषियों, बुद्धिजीवियों और धर्मशास्त्रियों को आमंत्रित किया और धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों की चर्चा की। तो मतलब इबादत खाना का जो निर्माण इसलिए हुआ था कि अकबर को दूसरी जो धर्म थे उनके बारे में भी जानने की इच्छा थी, इसीलिए फतेहपुर सिकरी में उसने इबादत खाना का निर्माण किया था ताकि हर धर्म के जो धर्म गुरु वहाँ पे इकट्ठा हो सके और हर धार्मिक मुद्दों पे वहाँ पे चर्चा की जा सके। तो ये सब चीजें हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों के जो प्रवेश की अनुमति दे दी गई। फिर 1579 में मजहर की घोषणा हुई।
मजहर की जो घोषणा हुई वो 1579 में हुई। इस मजहर ने उन्हें साम्राज्य में धार्मिक और वैचारिक जो विवाद को निपटाने में एकमात्र मध्यस्थ और अधिकार के रूप में कार्य करने की अनुमति दी। तो इस तरह आप लोग समझ सकते हैं कि जो धार्मिक और वैचारिक विवाद होते हैं उनको किस तरह एक मध्यस्थ के द्वारा निपटाया जाए, इसमें मजहर की घोषणा की गई थी। फिर फाइनली 1580 में दहसाल बंदोबस्त की घोषणा की। तो ये जो बंदोबस्त प्रणाली और जो दहसाल प्रणाली या जब्त प्रणाली जो है ये भूमि राजस्व प्रणाली बोली जाती है। और ये जो राजा टोडरमल थे जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उनके द्वारा शुरू की गई थी, जो उस समय अकबर के वित्त मंत्री भी हुआ करते थे। अतः विकल्प था और इस प्रणाली में जो होते थे कि ये 10 वर्ष की जो औसत उपज जो होती थी उसको निकालते थे और उसका 1/3 रुपए प्रति बीघे में तय कर राज्य का हिस्सा तय किया जाता था। मतलब जो राज्य का हिस्सा मतलब टैक्स के रूप में उसको तय किया जाता था। ये जो था ये दहसाल बंदोबस्त था। ठीक है। उसके बाद 1582 में अकबर द्वारा दीन ए इलाही की घोषणा की जाती है। तो ये जो दीन ए इलाही है ये मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुखता जो दी उन्होंने हिंदू और इस्लाम धर्म को दी। इनके अलावा पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया। हालांकि इस धर्म के प्रचार के लिए उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन केवल अपने विश्वस्त लोगों को ही इसमें सम्मिलित किया। कहा जाता है कि जो अकबर के अलावा केवल राजा बीरबल ही मृत्यु तक इस धर्म के अनुयायी थे। मतलब वही माना जाता है कि पहले और अंतिम हिंदू जो ये व्यक्ति थे जो राजा बीरबल थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया हुआ था। बाद में 1583 में एक नया कैलेंडर इलाही संवत की भी शुरुआत की गई अकबर के द्वारा। और फाइनली हम लोग जानते हैं कि 1601 में असीरगढ़ का जो किला है उसको कब्जा कर लेता है और ये अकबर का अंतिम अभियान होता है। फाइनली 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अकबर के जो 9 रत्न हैं उनको डिटेल में देख लेते हैं। तो अकबर के जो 9 रत्नों में से पहले थे अबुल फजल, पहले राजा बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, राजा मानसिंह जो कि जोधाबाई के भाई थे, हुकुम, हुमाम ये इनके रसोइया थे। और फाइनली इन्हीं के द्वारा खाना चखा जाता था, उसके बाद अकबर को परोसा जाता था। अब्दुल रहीम खान ए खाना ये सलीमा बेगम और बैरम खान के पुत्र थे जिनको विवाह के बाद फाइनली रहीम को अकबर ने अपना लिया था। फिर मुल्ला 2 प्याजा थे और फैजी थे। तो इस तरह 9 जो ये जो अकबर के 9 रत्न हैं ये अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही जानकार लोग थे, इसीलिए अकबर के साम्राज्य में इनको 9 रत्नों के रूप में शामिल किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो जो राजा बीरबल थे ये विदूषक विद्वान थे और अकबर के सलाहकार थे। इनका बचपन का नाम था महेशदार। इनको अकबर ने कविराज की उपाधि दी थी और ये दीन ए इलाही जो धर्म था अकबर द्वारा चलाया गया था जिसमें सभी धर्मों को एक रूप से माना जाएगा ऐसा बोला गया था। तो उसको अपनाने वाले एकमात्र पहले और अंतिम हिंदू थे और इनकी जो मृत्यु होती है यूसुफजाई कबीले के साथ युद्ध करने में हो जाती है। अबुल फजल इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की और दर्शन और साहित्य के ये ज्ञानी थे। फिर राजा जो टोडरमल होते हैं ये भूमि सुधारक थे और अकबर के वित्त मंत्री और राजस्व प्रशासक थे। जब्त प्रणाली जो अभी हम लोग देखेंगे दहसाल प्रणाली का जो शुरुआत करता भी यही रहते हैं क्योंकि ये भूमि से रिलेटेड जो भी चीजें हैं सुधारक होते हैं वो उस पे ये काम करते थे। फिर तानसेन जो थे ये संगीत सम्राट कहे जाते हैं और इनका जो मूल नाम था रामतनु पांडे था। इनको जो उपाधि मिली थी कंठा भरड़ वाड़ी विलास इनका नाम।
और ये दीपक और मेघ मल्हार रागों के विख्यात और ज्ञानी माने जाते थे। राजा मान सिंह जो कि राजा भारमल के पुत्र और जोधाबाई के भाई थे, ये अकबर के प्रधान सेनापति थे। जब अकबर ने ये निर्देश जारी किया था कि जो राजपूत शासकों के लिए कि वो अकबर की आधिपत्य को स्वीकार कर लें, उनके साथ विवाह संबंध स्थापित कर सकते हैं या मित्रता संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो जिन राजाओं ने राज्यों ने अकबर के आधिपत्य को स्वीकार कर लेता था, वो उनके जो अच्छे जो राज्य में जो शासक थे उनको अकबर अपने राज्य में अच्छे प्रतिष्ठित पदों पे स्थान देता था। जैसे जब जोधाबाई से विवाह हो जाती है तो जोधाबाई की जो परिवार के जो लोग होते, जैसे उनके मान सिंह थे, तो अकबर के प्रधान सेनापति बने। तो मतलब इस तरह उन प्रतिष्ठित स्थानों पे अकबर देता था, उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करता था। हकीम हुमाम ये अकबर के रसोई घर का कार्य संभालते थे। फाइनली यही खाना चखते थे, उसके बाद अकबर फाइनली खाने को ग्रहण करते थे। फिर अब्दुल रहीम खान खाना, ये बैरम खान के पुत्र थे। सलीमा बेगम और बैरम खान के जो पुत्र थे रहीम, यही अब्दुल रहीम खान खाना है, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अब्दुल रहीम खान खाना एक ऐसे कवि थे जिन्होंने बाबरनामा, जो बाबर ने अपनी हिस्ट्री लिखी बाबरनामा, उसने फारसी में अनुवाद किया था। फिर मुल्ला दो प्याजा जो हैं, ये ये अरब के रहने वाले थे और ये अपनी बुद्धिमानी और वाक पटुता के कारण अकबर के 9 रत्नों में शामिल हुए थे। फिर फैजी जो थे वो पेशे से फारसी कवि और अबुल फजल के भाई थे, जो कि पीछे अबुल फजल हम लोग पढ़ चुके हैं। महाभारत के जो फारसी संस्करण का जो अनुवाद किया है वो उन्हीं के निर्देशन में किया गया था। तो ये तो थे अकबर के 9 रत्न। अब हम लोग देख लेते हैं अकबर के द्वारा किया गया निर्माण कार्य। तो निर्माण कार्य में उनके द्वारा जो बनाए गए किले उनको देख लेते हैं। तो आगरा का किला, जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ये अकबर ने अपनी राजधानी के रूप में आगरा को बनाया था और यहाँ पे इसने आगरा का किला भी बनाया हुआ, जो आज भी भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। फिर उसने फतेहपुर सीकरी जो है, इसका जो महल हम लोग किला देख सकते हैं, ये अकबर द्वारा बनाया गया था और ये राजस्थान में स्थित है। लाहौर का किला, जो कि पाकिस्तान में लाहौर आता है, उस शहर लाहौर में स्थित है और ये भी अकबर द्वारा, जो कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि लाहौर का किला बहुत ही विशाल और बहुत ही खूबसूरत किला है, ये भी अकबर द्वारा ही बनाया गया था। अब इनके द्वारा जो निर्माण कार्य हैं मकबरे, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में स्थित है और ये अकबर द्वारा अपने पिता की याद में बनाया गया था। मौत का मकबरा, ये अकबर का अपना मकबरा है जो कि सिकंदराबाद में स्थित है। यह एक पर्यटन स्थल है और अकबर के अलावा यहाँ पे उसकी पत्नी और बेटों के भी मकबरे यहाँ पे हैं। मरियम का मकबरा, यह अकबर की पत्नी मरियम के मकबरे के रूप में बनाया गया था, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फिर फाइनली अकबर की जो मृत्यु होती है वो बीमारी के कारण से हो जाती है और अक्टूबर 1605 में हो जाती है। फिर उसके बाद आगरा के पास सिकंदरा में उसको दफनाया जाता है और उसके बाद अकबर का जो उत्तराधिकारी बनता है वो जहांगीर बनता है और जोधाबाई का जो कि पुत्र होता है। तो अकबर का जो मकबरा है ये सिकंदरा में है और हम लोग उसको पिक्चर में देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल हर एग्जाम में ये रिपीट किए जाते हैं। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट, ऑप्शन विल बी डी में हुआ था। अकबर का जन्म किस हिंदू राजा के यहाँ हुआ था? तो राजा वीर साल के महल, ऑप्शन विल बी सी में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? तो ऑप्शन विल बी ए हकीम खान जो था वो महाराणा प्रताप का सेनापति था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर था, ऑप्शन विल बी बी। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556, ऑप्शन विल बी ए। फिर बैरम खान अकबर का 1556 से कब तक अकबर का संरक्षक नियुक्त था? 1560 तक, ऑप्शन विल बी बी।
दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल, जो कि हम लोग देख चुके हैं। ऑप्शन विल बी डी, अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि किसको दी गई थी? तो ऑप्शन विल बी सी, जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो तानसेन, ऑप्शन विल बी सी। अकबर के दरबार का राजकवि कौन था? बीरबल, ऑप्शन विल बी ए। अकबर के नवरत्नों के नाम कौन कौन से थे? तो देखिए, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अबुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजियाउद्दीन, ये सारे जो थे अकबर के नवरत्न थे। तो ऑप्शन विल बी डी। बीरबल की हत्या कब हुई थी? ये सुबजाइयों के जो विद्रोह हुए थे उसमें बीरबल की हत्या हुई थी। जजिया कर अकबर द्वारा कब समाप्त किया गया था? 1564 में, ऑप्शन विल बी ए। अकबर द्वारा सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की गई थी? दक्षिण भारत की जब विजय होने के बाद, ऑप्शन विल बी बी। तो ये रहा आज का अकबर द ग्रेट का इतिहास। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।